हम बात कर रहे थे विंडोज फोन 7 प्लेटफॉर्म की एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ विंडोज फोन प्लेटफॉर्म इज एवॉल्विंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन मॉडल किस तरीके से चल रहा है, हाउ एप्लीकेशन स्टार्ट्स, हाउ इट गोज इनटू द रनिंग स्टेट, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट अदर फेजेस दैट आर एप्लीकेशन गोज थ्रू। उसमें हमने देखा कि पहले all the applications when they go from running to dormant state or from running to background, they were given a chance to save their state, and after a certain period of time they were eventually killed. That was the original plan of Windows Phone 7. Reason being that memory and CPU processing is a very scarce resource and we want to conserve it as much as possible. Later on, बिकॉज जब आप इस तरह की ट्रांजिशंस में इन्वॉल्व हो रहे थे तो यूजर एक्सपीरियंस मच ऑफ द डिले। वो क्यों आ रहा था? वो इसलिए आ रहा था दैट यूजर व्हेन एन एप्लीकेशन गोज इनटू द बैकग्राउंड, तो हो ये रहा था कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द एप्लीकेशन वाज इवेंचुअली किल्ड, उसकी स्टेट सेव करके उसको किल कर दिया जाता था। अब अगर यूजर उस एप्लीकेशन पर वापस जाता है तो ऑल द स्टेट इज फेच्ड from the memory itself, उसका प्रोसेस दोबारा क्रिएट होता था एंड देन द एप्लीकेशन वाज ब्रॉट टू फोरग्राउंड। उसमें काफ़ी डिले इन्वॉल्व था। तो एक जो इवॉल्वमेंट या एक जो इम्प्रूवमेंट जो सजेस्ट की गई वो ये थी कि इस डिले को कम से कम किया जाए। इन विंडोज फोन 7 दिस इज कॉल्ड फास्ट एप्लीकेशन स्विचिंग, दैट इज व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इट शुड हैपन विद इन नो टाइम। So that was the application model that get evolved. Application model के साथ हमने ये भी डिस्कस किया that how the data model evolves alongside. What are the places where we can store data? What are the places where we can fetch data from? How we can interact with data? We talked about the LINQ language and how the LINQ was able to integrate with XML, with object stores. Then later on SQL या OData जो कि आपको क्लाउड सर्विसेज या वेब सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। हमने ये भी देखा कि हाउ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज हैंडल्ड एंड व्हाट आर द डाटा स्टोर्स दैट आर रीड ओनली और व्हाट आर द डाटा स्टोर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर रीड एंड राइट बोथ पर्पसेस। हमने ये भी देखा कि ये जो एवोल्यूशन थी लिंक की, दैट फ्रॉम सपोर्टिंग ओनली XML एंड द ऑब्जेक्ट स्टोर, इसकी जो एवोल्यूशन हुई टुवर्ड्स SQL, टुवर्ड्स OData, टुवर्ड्स यूजर इंटरेक्टिव, मोर यूजर इंटरेक्टिविटी या मोर यूजर फेचिंग ऑफ डाटा, ये किस वजह से पॉसिबल हुई? हमने एग्जाम्पल्स देखी कुछ एप्लीकेशंस की। वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी सिंपल वन दैट वाज अ शॉपिंग एप्लीकेशन दैट कम्स बाय डिफॉल्ट विद विंडोज फोन 7, और वी मूव्ड टुवर्ड्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स one that is the dictionary application, and we saw that without the help of SQL or without the help of relational databases it would be very difficult to manage these applications in either XML और ऑब्जेक्ट स्टोर्स। तो इसके लिए हमें अल्टीमेटली ये न्यू डाटा सेट्स या न्यू इंटरएक्टिविटी जो है वो विंडोज फोन 7 में इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी। Although on the lower layer we have this so many possibilities that we have XML, we have SQL, we have OData and all those things. On the top at application layer user still works with object, और ये लिंक का काम है, दैट लिंक लैंग्वेज का काम है कि वो इस ऑब्जेक्ट मॉडल को अंडर लिंक मैकेनिज्म में ट्रांसलेट करे। अगर वो रिलेशनल डेटाबेस में चीज़ जा रही है तो इट शुड ट्रांसलेट इट इनटू अप्रोप्रिएट रिलेशनल स्कीमा। अगर वो XML में जा रही है तो XML के फॉर्मेट में उसको ट्रांसफॉर्म करे। इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के बाद इट इज़ नाउ वेरी अप्रोप्रिएट दैट वी मूव टुवर्ड्स discussing the user interface or the user model or the user experience if you will. अब जब भी हम user experience की बात करते हैं तो user experience में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं।
वो किस तरीके से from a user perspective, only thing that matters is that my phone would be very responsive. Same rules that gets applied on the desktop machine, that when I'm trying to do something, it will happen without adding any additional delay. अब वो एडिशनल डिले किस फॉर्म का हो सकता है? एडिशनल डिले इस फॉर्म का हो सकता है जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में गई, वो टूमस्टोन स्टेट में चली गई, उसकी स्टेट सेव हो गई, सारे प्रोसेसेस डिस्ट्रॉय हो गए, और जब आपने स्विच बैक किया उस एप्लीकेशन के साथ या उस एप्लीकेशन को आपने दोबारा जब फोरग्राउंड में ले गए, तो इट टेक्स मच ऑफ टाइम टू लोड. Now this is an additional delay that user doesn't want to see. These kind of things play a very important role in making perception of the user about the platform. अगर आप एक यूजर को एक ऐसा फोन पकड़ा दें जिसमें चीज़ें डिले के साथ हो रही हों, यू आर ट्राइंग टू कॉल समबॉडी और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आते हुए टाइम लग जाए, या यू आर स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस और हर दफ़ा जब आप स्विच करें तो एक नोटोरियस सा डायलॉग बॉक्स आ जाए, लोडिंग प्लीज़ वेट, और वो इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू डिसअपीयर. तो यूज़र की उस प्लेटफॉर्म के बारे में एक परसेप्शन बन जाती है दैट दिस इज़ नॉट अ वर्दी प्लेटफॉर्म. Because other phones, when I try to call somebody, the contact list come instantly. या अगर मैं मैसेज रिले करता हूँ तो मैसेज after I type the message, everything happens in a minute. But इस ये जो प्लेटफॉर्म अभी मुझे दिया गया है, इसमें अगर मैं SMS टाइप कर रहा हूँ तो I press the key and it takes some time for the character to appear on the screen. या जब मैसेज टाइप हो जाता है तो उसके बाद जब मैं सेंड का बटन दबाता हूँ तो इट shows me this dialog box, sending please wait, and it takes quite a time for this message to send. तो यूजर की एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है that this is a platform that is slow. And of course जब यूजर की ये परसेप्शन बिल्ड हो जाती है तो then he tries to avoid that platform. आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ है जब आप अगर डेस्कटॉप पे कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं एंड यू opened a program that is very heavyweight, that uses so many resources that your computer or your desktop machine cannot support it. तो आपको बड़ा visible difference नज़र आता है that now my mouse is moving very slow, या उसमें jitters आ रहे हैं, या अगर मैं टाइप करता हूँ तो स्क्रीन पे वो चीज़ बहुत देर के साथ appear होती है, या if I click on something it takes certain time for that action to happen on screen. So from next time onwards you avoid launching that program. आप कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, so that your experience with the machine doesn't suffer. और या अगर आपने उस प्रोग्राम को frequently यूज करना है तो then you try to notch up your resources. For example आप RAM बढ़ा देते हैं, आप हार्ड डिस्क बढ़ा देते हैं, whatever the deficiency was. तो यूजर एक्सपीरियंस भी मोबाइल में यूजर एक्सपीरियंस गोज ऑन द सेम टर्मिनोलॉजीज, वो वही पैटर्न फॉलो करता है. बिकॉज फॉर अ लेमैन all that matters is that what he is trying to do, how much time does it take for that action to happen. अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो क्या नॉर्मल फोन से ज़्यादा डिले लगता है? अगर आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं and then you want to consult something and you switch to another application, how much time does it take? So for the end user, for a layman, this is what things are matter. लेकिन background में there are number of factors that contribute towards it. उसमें से एक फैक्टर तो हमने एप्लीकेशन मॉडल में डिस्कस कर लिया, that because of lack of one state and because of the policy that everything gets destroyed over a period of time, there was a loading delay, and that was impacting the user experience negatively. Lekin there are other things that gets involved too. One of those things is memory. That is how you are managing your memory. Now you have a limited space of available in the phone, and if you keep on loading everything, pretty soon you will find that you are out of memory. अगर आप उस मेमोरी को efficiently utilize नहीं करेंगे,
अगर आप उसके यूजेज को एफिशिएंटली प्लान नहीं करेंगे तो यू विल सून फाइंड दैट यू हैव कंज्यूम्ड ऑल योर मेमोरी. जब आपके पास मेमोरी फुल हो जाएगी तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, आइदर यू विल स्टार्ट गिविंग आउट ऑफ मेमोरी मैसेज और या यू विल ट्राई टू रीअरेंज प्रोग्राम्स इन अ सर्टेन वे सो दैट यू कैन फ्री अप सम मेमोरी. अब ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा बैकग्राउंड में, अगर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम या आपकी मेमोरी मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं हुई है तो इट विल इंट्रोड्यूस डिले एंड इट विल अफेक्ट नेगेटिवली द यूजर एक्सपीरियंस. सिमिलरली अगर आपका सीपीयू सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, देयर आर एप्लीकेशंस दैट आर हॉगिंग सीपीयू. आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सीपीयू को बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रही हैं, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिटिंग देयर. तो देन अगेन योर एप्लीकेशंस, फोरग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो फेस करेगी सम डिलेज एंड दैट इज ऑल्सो an undesirable property that you don't want that to happen. तो यूजर एक्सपीरियंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें या हम वो चीजें डिफाइन करने की कोशिश करें या हम वो फैक्टर डिफाइन करने की कोशिश करें जो कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये चीज है दैट फॉर कीपिंग यूजर एक्सपीरियंस गेट मोर आउट ऑफ द फोन. एवरीबॉडी वांट्स दैट. आपके पास डेस्कटॉप हो, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास फोन हो, you want to use it efficiently, you want to use it to its limit. If you have a very high-end phone such as Windows Phone 7 या आपके पास Android का phone है, it comes with number of functionalities. Phone are getting better and better, उसमें processing power भी increase हो रही है, उसमें memory भी increase हो रही है, and you want to use it to the max of its limits. And operating system job should be facilitate this, that let the user achieve what he is trying to achieve within the hardware limits. Of course there would be cases कि अगर आप फोन पे अगर बहुत ही हैवी वेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दें तो शायद इट विल नॉट अलाउ यू बिकॉज उसका हार्डवेयर उसको अलाउ नहीं करता. लेकिन विद इन द बाउंड्री ऑफ द हार्डवेयर दैट इज प्रेजेंट देयर, अगर आपको उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए एक रिस्पेक्टेबल यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं तो देन यू शुड डू दैट. सो यूजर, one of the dominating factor in deciding the user experience is that user should get most out of his phone. And then उसी से हम एक जो सब factor derive करते हैं, that is don't keep the user waiting. So user shouldn't be waiting for anything. If a process needs to take time, it should take minimum of the time. Based on these rules, based on these guidelines that don't keep user waiting, get more out of the phone, create an excellent user experience, ये balancing act है between user experience and health. वो किस तरीके से? अब user experience means that you should be allowed every application that user launches should be getting all of the CPU power and all of memory, because this is how the application will be. आप जब switch करोगे एक application से दूसरी application में तो it would be very seamless. The memory management will be very seamless because everything is granted access to everything. But in reality this can't happen. वो इसलिए नहीं हो सकता because you have limited amount of CPU available, you have limited amount of memory available, and application move from background to foreground to background, or eventually they even get killed too. And your job is to find a balance between these, that okay, if application is in foreground, then what are the resources that are allowed to that application. लेकिन वही एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड में चली जाती है तो व्हाट आर द रिसोर्सेज और व्हाट इज द एक्सटेंट और व्हाट इज द लिमिटेशन इन विच दैट एप्लीकेशन विल एक्ट. पिछली कुछ डिस्कशन से आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने कहा था कि एक एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में जाती है तो हम उनसे सेंसर्स इमीडिएटली टेक आउट कर लेते हैं. जब डीएक्टिवेट सिग्नल इशू होता है तो वी विल आस्क एप्लीकेशन
to relieve all the sensors, including camera, GPS, all those things, to give it away, because now you are going to background and you don't need it. Similarly, we ask application to give away the user interface, because you are running in background, and background application doesn't need user interface. So we have to find a balance between the user experience and, on the other side, the health of the phone. Health of the phone में ये चीजें like battery life very important. अब आप अगर background applications को भी तमाम CPU allow कर दें, तमाम memory allow कर दें, तो it will consume your battery power sooner than you have expected. या अगर आप बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को भी वही तमाम राइट्स ग्रांट कर दें जो कि आपने फोरग्राउंड एप्लीकेशंस को दिए हुए, तो देन योर फोरग्राउंड एप्लीकेशन विल सफर. वो क्यों? फॉर एग्जांपल, आपके पास एट एनी गिवन टाइम यू हैव 5 एप्लीकेशन एक्टिव इन योर फोन. एक आपके पास फोरग्राउंड में रन हो रही होती है, एंड देन ऑल अदर्स आर इन योर बैकग्राउंड. नाउ foreground application is just one, so it is consuming its CPU, but on the background there are 4 other applications that are consuming the CPU. They are putting more, they are exerting more right on the CPU, and they are taking up more of CPU time. इसकी वजह से आपका जो फ्रंट एंड है, जो आपकी फोरग्राउंड एप्लीकेशन है, इट विल स्टार्ट टू सफर. तो जब हम इस बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं, तो हम एक तरफ तो यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, दैट यूजर एक्सपीरियंस शुड बी वेरी ग्रेट. और उसमें एक जो डोमिनेटिंग गाइडलाइन है फ्रॉम ऑन विंडोज फोन 7, दैट इज यूजर शुड नेवर रिग्रेट इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन. दैट वन यूजर शुड नेवर से, ओ आई शुडंट हैव इंस्टॉल्ड दिस एप्लीकेशन. अगर आप इसकी साइकी में जाएं कि व्हेन वी से दैट वी शुडंट हैव इंस्टॉल्ड दिस एप्लीकेशन, तो उसकी 2 ही रीज़न होती हैं. या तो एप्लीकेशन इज परफॉर्मिंग थिंग्स दैट वी डोंट रिक्वायर हिम टू डू. फॉर एग्जांपल, there are ads coming to your machine, or there is malware that is infecting your machine. Yeah, or the other end, it is consuming the battery power so fast that you can't even go without a day before you start charging your phone. तो आपको एक दिन भी नहीं लगता और आप अपने फ़ोन को दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको रिग्रेट करने पे मजबूर कर देती हैं कि अच्छा यार, ये एप्लीकेशन तो फ़ायदे वाली नहीं है, आई शुडंट हैव इंस्टॉल्ड दिस एप्लीकेशन. चाहे उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो एक आपकी बर्थडे एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जांपल, जो हमने पिछले दफ़ा डिस्कस की थी, दैट आई वांट टू क्रिएट अ बर्थडे एप्लीकेशन विच विल रिमाइंड मी द अपकमिंग बर्थडेज ऑफ माय फ्रेंड्स. लेकिन अगर वो एप्लीकेशन आपकी बैटरी पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, या आपकी CPU को बहुत ज़्यादा हॉक कर देती है, तो देन यू विल रिग्रेट इट दैट ओके, इट इज़ अ गुड यूटिलिटी, लेकिन अल्टीमेटली it doesn't fulfill the overall purpose of my phone. So you have to find a balance between the user, the great user experience, and the health of the phone. उसमें कुछ guidelines जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए विंडोज़ फ़ोन 7 के लिए डिवाइस की गई, that was first of all that you should have glitch free media. अब glitch free media से हमारी क्या मुराद है? ग्लिच फ्री मीडिया से हमारी मुराद ये है कि जब आप अगर कोई वीडियो चलाएं या अगर आप ऑडियो चलाएं, तो देयर शुडंट बी ब्रेक्स इन बिटवीन. आपको ऐसा ना लगे कि जी ये ऑडियो रुक रुक के आ रही है, या ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ इसमें बहुत सारे डिलेज हैं, बीच में रुक जाती है फिर चल पड़ती है, या मेरा ऑडियो और वीडियो, किसी वीडियो में मेरा ऑडियो और वीडियो इन सिंक हो गया बिकॉज इट कांट प्रोसेस इट टुगेदर, इस तरह की चीज़ें. सो देयर शुड बी ए ग्लिच फ्री मीडिया. अब इसको रिजॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें इम्पोज की गई या 2 चीज़ें डिवाइस की गई फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट देयर वाज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर असिस्टेड ऑडियो एंड वीडियो रेंडरिंग. दैट इज, जब हमने शुरू में बात की थी दैट विंडोज फोन कम्स विद द रिक्वायरमेंट दैट देयर इज अ सर्टेन हार्डवेयर दैट शुड बी प्रेजेंट इन द फोन. वो इसलिए था सो दैट जब आप कोई हैवी वेट मीडिया की टास्क कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू डू इट.
और दूसरी चीज जो इसी मीडिया से रिलेटेड इम्पोज की गई, दैट इज दैट इफ यू वांट टू रन अ ग्लिच फ्री मीडिया देन योर वीडियो शुड बी रनिंग एट 60 frames per second. So these are the guidelines that tells you that okay, अगर आप एक ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो these are the things that you should resort to, that you should rely on the hardware. हमारे फोन के अंदर जो है वो अगर there is a good hardware available then you should rely to it, and then this is the guideline of having glitch free or break free media, that अगर आप वीडियो चला रहे हैं तो अगर आप 60 frame per second नहीं दे रहे तो then it is guaranteed that your video wouldn't be running properly. अब ये डेवलपर का काम है. एक चीज है गाइडलाइंस दैट कम्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, दैट इफ यू वांट टू डू दिस डू लाइक इट दिस. आप ये एपीआई यूज कर लो, आप ये हार्डवेयर यूज कर लो, दिस इज द जनरल थिंग दैट यू वांट टू अडहेयर टू. अब दूसरी तरफ डेवलपर का काम है दैट he uses all those APIs, he uses all this hardware to make sure that user experience is great. Of course, nobody is going to tell you that okay, आप हार्डवेयर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते. अगर आप हार्डवेयर असिस्टेड मीडिया नहीं यूज कर रहे तो वी वुडंट एक्सेप्ट यू, या आप एक पर्टिकुलर API नहीं यूज कर रहे हैं तो वी वुडंट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन your application wouldn't be worth it, because when people will start using it they will see that okay, this application have delays in audio, this application has delays in video, and this application doesn't provide a good user experience. और जब वो user experience end user को नहीं मिलेगा तो he will eventually uninstall your application. user experience में एक और चीज जो बहुत important हो जाती है, that is battery life. You want to conserve as much battery life as possible. अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में है. आप एप्लीकेशन जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो यू नो कि ओके आई वुडंट ये जो काम मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ, देयर इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस इन 2 minutes, एंड इफ इट गेट्स इन 2 minutes आई विल कंजर्व सम बैटरी पावर. लेकिन आउटसाइड योर एप्लीकेशन there are also things that affect the battery power. वो क्या है? For example, the use of network. You are trying to send packets and you are receiving some data very frequently. अब रेडियो जब नेटवर्किंग हार्डवेयर जो एलिमेंट है आपके फोन में, that is a very expensive hardware. And if you continue using it without proper planning, तो दैट विल गारंटी कि आपकी जो बैटरी पावर है दैट विल गेट कंज्यूम्ड वेरी अर्ली. सिमिलरली अगर आप हार्डवेयर या ग्राफिक्स की जो आपकी ग्राफिक्स का हार्डवेयर है, इफ यू यूज दैट विदाउट प्लानिंग देन दैट विल कंज्यूम मच ऑफ योर बैटरी पावर टू. अगर आपको याद हो तो हमने एंड्रॉयड में कहा था कि एंड्रॉयड जो है वो बहुत एक्सटेंसिव और या बहुत एग्रेसिव पावर मैनेजमेंट यूज करता है. वो किस तरीके से कि अगर कोई एप्लीकेशन कोई रिसोर्स यूज नहीं कर रही तो उस रिसोर्स को ऑफ कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ कोई ऑडियो प्ले कर रहे हैं तो स्क्रीन विल गेट शट डाउन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. या अगर आप नेटवर्किंग को नहीं यूज कर रहे तो नेटवर्किंग का जो हार्डवेयर है उसको थोड़ी देर के बाद शट डाउन कर दिया जाएगा. In Windows Phone 7, we are also employing some power management techniques. Because goal in both the platforms, one of the goals I should say, in both the platforms is that we should conserve as much power as we can so that user can go without charging the phone a longer run. This is a good user experience that okay, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि जी मेरे पास एक फ़ोन है, या आपने काफ़ी दफ़ा एड्स देखे होंगे दैट आई हैव दिस फोन एंड दैट कैन गो विदाउट चार्जिंग, आई कैन गो विदाउट चार्जिंग फॉर 5 days, for 6 days, for a week, and that is a major plus point when you select up a phone, because this is an inconvenience that you have to go charging your phone after let's say every 4 hours, 5 hours, 6 hours. So user will consider those platforms more appropriate जिनको चार्ज किए बगैर आप
लॉन्गर रन पे जा सके। जब हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो स्टेट मैनेजमेंट की बात आ जाती है, जो कि हमने पहले डिस्कस की, दैट व्हेन एवर एप्लीकेशन गोज इनटू द बैकग्राउंड उसकी स्टेट सेव होती है, इट गोज थ्रू नंबर ऑफ स्टेट्स इंटरनली इन एप्लीकेशन मैनेजमेंट। पहले वो डोमेंट स्टेट में जाती है, डोमेंट स्टेट में अगर कुछ अरसे तक उसको इन्वोक ना किया जाए तो इवेंचुअली वो टूमस्टोन हो जाती है। एंड दिस इज देयर टू मेंटेन the user experience, this is there to maintain fast application switching. इसके अलावा how processor or how CPU is utilized efficiently, this is another important great debate, that we have applications that are running in foreground, we have applications that are running in background, we have applications that make heavy use of media like audio or video. We have applications that make use of networking equipment. So how would we balance CPU? How would we define power model for a CPU that it will utilize the battery efficiently? So initially जब हम आए, when the initial model of Windows Phone 7 came into the market, so we decided some power utilization models for Windows Phone 7. वो power utilization models क्या थे, especially from the context of CPU? सबसे पहले हमने applications की बात की, foreground applications की हम बात कर रहे हैं, and we are talking about rendering. That is that I want to show a video. So what would be the limits or what would be the allowed rationing for that video when we talk about CPU? तो जब आप एक वीडियो एप्लीकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं on Windows Phone 7 platform, तो it is allowed a quantum of 6 millisecond. Quantum क्या चीज होती है? Before going into more details, let me define this keyword जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया, quantum. Quantum is the amount of time an application can use in a go. तो आप CPU को कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं continuously, that is your quantum. आप अगर Windows प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो if you press Control Alt Delete और आप अपना जो टास्क मैनेजर है उसको अगर स्क्रीन पर लाएं तो you will see there are priorities defined for all the applications. Some are running at high priority, some are running at normal priority, some are running at below average priority. तो ये priorities decide करती हैं that how much time quantum that application will get. एक या ये priorities decide करती हैं that how frequently this application will get a time quantum. अगर एक high priority task है तो probably it will get a time quantum very frequently और शायद उसको बहुत बड़ा time quantum आप assign करें, जबकि एक below average task जो है शायद आप उसको इतना frequently CPU assign भी ना करें and you will probably assign a low quantum to that task. तो Windows Phone 7 में जब हम रेंडरिंग की बात करते हैं, जब हम वीडियो को शो करने की बात करते हैं, तो दिस इज हाई प्रायोरिटी टास्क, इट हैज अबव नॉर्मल प्रायोरिटी. अबव नॉर्मल प्रायोरिटी क्यों है? बिकॉज वी वांट टू मेंटेन अ 60 फ्रेम पर सेकेंड रेशियो, 60 फ्रेम पर सेकेंड परफॉर्मेंस, so that user wouldn't see any delays, user doesn't see any breaks in the video. अब उस 60 फ्रेम पर सेकेंड्स को मेंटेन करने के लिए we allow a rendering process to have 60 ms या 60 millisecond time quantum, that any application that is rendering videos will get 6 ms या any. अब वीडियोस में भी दो चीजें आ जाती हैं. वी हैव टू काइंड्स ऑफ वीडियोस. हमारे पास एनिमेशंस हैं, वी हैव वेरी कूल 3D ग्राफिक्स प्रोग्राम्स जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशंस बना के देते हैं. एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव सिंपल वीडियोस जस्ट लाइक द वंस यू सी ऑन यूट्यूब, या आप DVD अगर लेके आते हैं तो वो वाली वीडियो. दे बोथ गेट रेंडर्ड ऑन योर प्लेटफॉर्म, दे बोथ गेट
support from your hardware to show that video on the screen. For both of them, you will require a 60 frame per second so that user doesn't feel that okay, video is breaking या animation is breaking. अब दोनों के लिए आपने टाइम क्वांटम तो सेम डिसाइड कर लिया, दैट इज 6 ms और 6 मिलीसेकेंड, लेकिन इनकी जो पीरियोडिसिटी है या जिस फ्रीक्वेंसी से कॉल होती हैं दैट इज डिफरेंट, बिकॉज दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. एक एनिमेशन है और एक आप सिंपल वीडियो शो करवा रहे हैं. तो फॉर एनिमेशन to maintain a 60 frame per second on 6 ms quantum, you will have to invoke or you will have to call this application every 16 millisecond. जबकि वीडियो में रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, that goes up till 33 millisecond. तो ये फर्क है दोनों के दरमियान, that animations they require higher frames per second. They requires frame per seconds close to 60 frames per second or even higher maybe. लेकिन जब आप वीडियो की बात करते हैं, वीडियो एज इन DVD या YouTube, they are running on a lower frame per second ratio, और शायद आप उसको 30 या 40 frames per second से साइन कर दें तो still they will be running great, they will be still giving you a greater user experience. तो दोनों चीज़ों को आपने अकोमोडेट करने के लिए आपने दोनों को 6 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम टू असाइन कर दिया, लेकिन आपने उनकी जो पीरियोडिसिटी थी या आपने उनको किस फ्रीक्वेंसी से वो इन्वोक कर रहे थे उस एप्लीकेशन को, वो डिफरेंट कर दी. एनिमेशन है अगर, तो आप उन्हें हर 16 मिलीसेकंड्स के बाद कॉल करें, लेकिन अगर वो एक सिंपल वीडियो है तो आप उसको 33 या 40 मिलीसेकंड्स के बाद कॉल करें टू मेक श्योर दैट दे विल रिटेन देयर फ्रेम पर सेकंड. अब इसके बाद बारी आ जाती है एक नॉर्मल एप्लीकेशन की, जो कि आप फोरग्राउंड में शो करवा रहे हैं. इट इज़ नॉट यूजिंग एनी एनिमेशन, इट इज़ नॉट शोइंग एनी वीडियो, इट इज़ सिंपल यूज़र इंटरफेस. अब यूज़र इंटरफेस में क्या आ जाता है, यूज़र या ऐसी एप्लीकेशन जो नॉर्मल एप्लीकेशंस कंसिडर की जाती हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है. अब ब्राउज़र में आप यू आर फेचिंग सम डाटा फॉर एग्जांपल, या ब्राउज़र में आप you are looking at the menu, so you are touching the screen, you are going into file, you are seeing that okay, if I want to save some page, you are going into file and you are saying save, या आपने एक टाइप किया है एक एड्रेस ऑन योर ब्राउज़र विंडो और वो आपके लिए वो डाटा लोड कर रहा है. Now these kind of applications they have a normal priority. जहाँ पर आपके पास एनिमेशन या रेंडरिंग वाले प्रोसेसेस की अबव नॉर्मल प्रायोरिटी थी, UI एप्लीकेशंस की, नॉर्मल UI एप्लीकेशंस की प्रायोरिटी इज कंसिडर्ड नॉर्मल. अब नॉर्मल के साथ क्या वैल्यूज एसोसिएटेड है, नॉर्मल्स के साथ वैल्यू जो एसोसिएटेड है दैट इज दैट दे विल गेट अ टाइम क्वांटम ऑफ 4 ms एंड दे विल बी इन्वोक्ड एवरी 20 मिलीसेकेंड और एवरी 30 मिलीसेकेंड. डिपेंड्स कि वो एक टच का एक्शन है या वो एक डाटा हार्वेस्टिंग एक्शन है. डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस दोनों में ये है कि डाटा इज कमिंग कंटिन्यूअसली और वो आपके एक बफर में स्टोर हो रहा है, एंड इफ यू डोंट पिक अप दैट डाटा ऑन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मे बी यू विल गेट आउट ऑफ मेमोरी और योर डाटा गेट स्टार्टेड डिस्कार्डिंग. तो उसकी फ्रीक्वेंसी इज लिटिल बिट हायर, अराउंड 20 मिलीसेकेंड. लेकिन जब हम टच की बात करते हैं तो वी कैन अफोर्ड दिस फ्रीक्वेंसी टू बी अ लिटिल बिट लो. हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम उसको लेस इन्वोक करें. वो क्यों, बिकॉज वी कैन टच को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम कीबोर्ड को हम थोड़ी देर बाद भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि की स्ट्रोक क्या है, टच को भी हम उसी तरीके से थोड़े से डिले के साथ भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं एंड यूजर वुडंट फील द डिफरेंस. तो इसलिए टच की जो फ्रीक्वेंसी है दैट स्टार्ट्स अराउंड 30 ms. दीज नंबर्स आर बाय द वे दे आर नॉट फिक्स्ड. ये नहीं है कि जी टच जो है वो अगर 30 है या 31 है तो इट विल बी ऑलवेज इन्वोक्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 31 ms और उसके बाद उसे 4 ms का क्वांटम मिलेगा या टाइम स्लॉट मिलेगा. दीज थिंग्स वेरी. दिस 4 ms इज फिक्स्ड, लेकिन टच के लिए द फ्रीक्वेंसी कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 एंड मे बी गो अप टिल 100 ms.
दैट इज समथिंग दैट इज इन्फोर्स्ड बाय, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेल रहे हैं अगर, वेयर यू आर प्लेइंग विद योर फिंगर्स एंड टच इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड, तो उसकी शायद फ्रीक्वेंसी आप यू विल हैव टू इंक्रीज. लेकिन अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें टच इज़ नॉट दैट मच इन्वॉल्व, तो शायद आप उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर देंगे. यू विल इन्वोक दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अगर उसमें टच की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है तो प्रॉब्ली यू विल इन्वोक दैट एप्लीकेशन, या उसका टच का जो आप उसकी पीरियोडिसिटी है उसको मे बी यू विल मेक इट 50 मिली सेकेंड और 60 मिली सेकेंड. ऑल दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर. तो हमारे पास रेंडरिंग आ गई पहले, दैट इज रेंडरिंग वीडियो और एनिमेशंस. उसके लिए हमने वी हैव टू मेंटेन द रिक्वायर्ड फ्रेम रेट फॉर एनिमेशन इट्स 60. वीडियोस के लिए हमारे पास इट गोज एनीवेयर फ्रॉम 30 और 40. सो हम उनके लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, जब टाइम क्वांटम एलोकेट करते हैं और उसकी पीरियोडिसिटी डिफरेंट होती है, बिकॉज दिस इज द समथिंग दैट इज रनिंग अबव नॉर्मल प्रायोरिटी. फिर हम नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं जो कि नॉर्मल प्रायोरिटी पे चल रही हैं और उनका टाइम क्वांटम और उनकी जो पीरियोडिसिटी है दैट इज डिफरेंट. आखिर में हमारे पास जो चीज़ बचती है दैट इज आर बैकग्राउंड एप्लीकेशन. नाउ बैकग्राउंड एप्लीकेशन अगेन हैव नॉर्मल प्रायोरिटी, लेकिन चूंकि दे आर रनिंग इन बैकग्राउंड तो उसकी जो टाइम क्वांटम उसको असाइन करते हैं दैट इज 2ms. उसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, दे आर नॉट असाइंड एनी पीरियोडिसिटी. ये नहीं है कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन किसी पीरियोडिसिटी के साथ चलेगी, बिकॉज व्हाट द मॉडल इन्फोर्सेस इज दैट UI या रेंडरिंग या फोरग्राउंड एप्लीकेशंस के बाद जो टाइम बच जाता है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द बैकग्राउंड एप्लीकेशन. इस ओरिजिनल मॉडल में या इस इनिशियल मॉडल में एक मसला था, दैट इज कि आप बैकग्राउंड एप्लीकेशन को 5ms का बैकग्राउंड एप्लीकेशन को 2ms का क्वांटम असाइन कर रहे हैं, जबकि एक फोरग्राउंड एप्लीकेशन जो है उसको आप 4ms का क्वांटम असाइन कर रहे हैं. लेट्स से यू हैव अ नंबर ऑफ बैकग्राउंड एप्लीकेशंस रनिंग एंड मे बी यू हैव 5 बैकग्राउंड एप्लीकेशंस रनिंग. अब हो ये रहा है कि आपकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको तो 4ms मिल रहे हैं और वो थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी के बाद चूंकि इन्वोक हो रहा है तो देयर इज सम टाइम दैट इज स्पेयर और वो एलोकेट हो रहा है टू द बैकग्राउंड एप्लीकेशन. लेकिन बैकग्राउंड एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं दैट दे आर टेकिंग अप मच ऑफ द स्पेस. आपके पास अगर 5 बैकग्राउंड एप्लीकेशंस हैं तो दे आर टेकिंग अबाउट 10ms ऑफ योर प्रोसेसर्स क्वांटम. इस केस में the background applications are consuming more than your front ground applications, and which is acceptable in a sense that okay अगर foreground application processor use ही नहीं कर रही तो और या बहुत कम यूज कर रही है तो what's the harm, उसको हम डिवाइड कर देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कम्स when foreground applications starts to use the more of CPU, then you will see a visible difference that now the foreground application is running slow because the time quantums are being assigned to the background applications too, और उस केस में आपकी foreground experience जो है वो सफ़र करता. इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए in the updated OS, updated Windows Phone 7, ये जो time quantums and your periodicity of invoking applications has been revised to make application more user interactive, to make applications to offer more greater user experience. In time quantum को थोड़ा सा रिवाइज किया गया. What are the new numbers? New numbers कुछ इस तरीके से हैं that we have for rendering applications, जो हमारी animations है या जो हमारी वीडियो है, we are at 8ms still, उनको हमने 8ms पे ही रहने दिया. लेकिन अब in addition to our animations, in addition to our videos, now we have an additional application that
lies in this above normal priority, and that is our touch. टच को हमने नॉर्मल प्रायोरिटी से या नॉर्मल यूजर एप्लीकेशन से, यूजर इंटरफेस से निकाल के हमने उसको अबव नॉर्मल कैटेगरी में ले गए, एंड नाउ द टच विल बी एक्टिंग मच फास्टर देन इट प्रीवियसली वाज. तो ये तो एक चेंज थी कैटेगरी की. पहले हमारे पास जो टच का एक्सपीरियंस था वो यूजर इंटरफेस में था या यूजर एक्सपीरियंस में था, एंड इट हैज अ नॉर्मल प्रायोरिटी. अब जो नया यूजर एक्सपीरियंस है, इन दैट टच हैज अबव नॉर्मल प्रायोरिटी. देन वी कम टू द नॉर्मल एप्लीकेशंस. अब नॉर्मल एप्लीकेशंस में व्हाट इज द न्यू टाइम क्वांटम? नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास जो नया टाइम क्वांटम है, दैट इज 20 मिलीसेकेंड. वी हैव taken from 4 milliseconds to 20 milliseconds. Our background application we have taken from 2 milliseconds to 4 milliseconds. ये किस लिए? ये इसलिए कि now अगर हम वही पुरानी एग्जांपल लेके चलें कि बैकग्राउंड में हमारे पास 5 एप्लीकेशंस चल रही थी, तो even if 5 background applications are running, still our foreground application will get majority of the chunk. तो अब हमने रेशो बिल्कुल प्रॉपर 1:5 कर दी. That 1 foreground application will be running as equal to 5 background application, because 5 background applications each will get 4 milliseconds, and we will have a cumulative total of 20 milliseconds, and that is the time quantum that will be assigned to a normal application that will be running in the foreground. तो ये there is some playing around with time quantums to make sure that user experience is better. तो ये तो था CPU का एंड, जहां पर आप टाइम क्वांटम्स असाइन कर रहे हैं. यू आर मेकिंग श्योर that those applications that requires higher CPU are getting more time quantum, they are getting invoked more periodically. अगर कोई चीज़ फोरग्राउंड में चल रही है तो इट शुड हैव मोर टाइम क्वांटम सो दैट यूजर डजंट फील एनी डिफरेंस. और अगर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है तो उसके टाइम क्वांटम आप रिड्यूस कर रहे हैं, एंड यू आर मेंटेनिंग अ रेशो, सर्टेन रेशो टू मेंटेन के जो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस हैं वो फोरग्राउंड एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस को हॉग ना करें. अब इससे रिलेटेड जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है और जो यूजर एक्सपीरियंस के साथ बहुत वेरी मच रिलेटेड है, दैट इज योर मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इफ यू अलाउ एप्लीकेशंस टू टेक एज मच स्पेस एज दे वांट, तो जब वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान स्विच करेंगी तो देन देयर वुड बी मच ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट दैट गेट्स इन्वॉल्व. तो इस चीज को टैकल करने के लिए इनिशियली द आइडिया वाज कि फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज फोन 7 enforces a requirement of 256 MB of memory storage available in the phone. ये हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो गई that the phone should have at least 256 MB of storage available. उसको हम मैनेज किस तरीके से करते हैं? उसमें से कुछ तो डेफिनेटली आपकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट टेक्स अप सम ऑफ दैट मेमोरी. एप्लीकेशंस को द मैक्स यू कैन assign to any application was 90 MB. That application was required to play in a 90 MB storage area, and that is considered a very good amount of memory that all the mobile application would normally fit within this criteria. बाकी जो आपके पास स्पेस बच गई and you have much space available there, उसको फोन यूज करता है फॉर योर बैक ट्रैकिंग, फॉर योर फाइल कैशिंग एंड फॉर ऑल दीज मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शंस, आपके ओएस से रिलेटेड फंक्शंस में, उसके लिए दिस एरिया वाज बीइंग यूज्ड. चेंज क्या आई इन द न्यूअर अपडेट? इन द न्यूअर अपडेट दे रिमूव्ड दिस रिस्ट्रिक्शन कि जी आप एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ 90 MB पे ही प्ले करेगी. इंस्टेड दे सेड दैट ओके एप्लीकेशन can used as much of memory as it may require. जितनी भी अवेलेबल है फोन में, ये जो आपने रिजर्व की हुई थी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शन से, आपका जो बैक ट्रैक होता है, फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जब जंप करते हैं
तो द एरिया दैट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल कैशिंग और इस तरह की चीज़ों के बाद जो मेमोरी बच जाती है, द एप्लीकेशन इज अलाउड टू यूज दैट मेमोरी, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि दिस मेमोरी कैन बी evicted when required. For example, you have launched number of applications और अब उन applications का backstack track जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि they need some more memory. So then your application will have to free up that memory. तो आप यूज तो कर सकते हो वो मेमोरी जो कि फ्री पड़ी हो, in addition to that 90 MB that you were initially allocated, लेकिन if application or if this operating system requires some additional memory, you will have to free up that memory. So एक तरफ तो आपको unlimited memory दे दी गई, unlimited in a sense that you can use up as much memory as available in the phone. After OS ने अपनी consume कर ली, उसके बाद जो OS के मैनेजमेंट फंक्शंस थे, जो आपने कैशिंग करनी थी, जो आपने बैक स्टैक बनाने थे, ऑल दोज को अकोमोडेट करने के बाद जो आपके पास बाकी मेमोरी बच गई, योर फोन वाज एबल और योर एप्लीकेशन वाज एबल टू यूज दैट. लेकिन whenever operating system requires that memory back, your application has to give up that memory. So that is bound to provide some additional performance to your application. That yes, you can use as much memory as possible, but whenever operating system would need it, you will have it, give it. आप उसमें से यूज करो और जब आपको ज़रूरत हो आप यूज करो, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत होगी तो बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम या दोज नेटिव एप्लीकेशंस जो कि उसको यूज कर रही हैं दैट आर द राइटफुल ओनर, तो जब उनको इस मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होगी तो देन यू विल हैव टू गिव इट अप. तो ये इंप्रूवमेंट थी मेमोरी साइड पे टू मेक यूजर एक्सपीरियंस ग्रेट. अल्टीमेटली हम सबसे क्रूशियल कंपोनेंट पे आ जाते हैं एंड दैट इज द बैटरी पावर और बैटरी लाइफ. वो इसलिए भी बैटरी आपकी इसलिए भी बहुत क्रूशियल हो जाती है बिकॉज अगर आप मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कैन बी ऑलवेज फ्रीड अप. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोसेस रन कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग लॉट ऑफ मेमोरी, तो देन यू कैन ऑलवेज टेक मेमोरी फ्रॉम सम ऑफ द प्रोसेस. जिस तरह अभी हमने थोड़ी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि द एप्लीकेशन कैन टेक अप एज मच मेमोरी, लेकिन जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो दे विल गिव अप मेमोरी. सिमिलरली आप मेमोरी मैनेजमेंट में यू कैन इन्फोर्स दिस रूल्स दैट if you're running out of memory, then you can always kill some application. Same applies to your CPU usage. कि अगर बहुत सारी application CPU use के लिए content कर रही हैं और now the user experience is getting worse, so you can always kill some application saying that you don't have enough memory or you don't have enough space in CPU. या आप कुछ ऐसी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होंगी आपको जिससे मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बैकग्राउंड एप्लीकेशंस देयर इज नो पीरियोडिसिटी एसोसिएटेड विद बैकग्राउंड एप्लीकेशन. तो बैकग्राउंड को एप्लीकेशंस को क्वांटम जरूर असाइन होता है. इन प्रीवियस वर्जन्स देयर वाज 2 ms एंड देन आफ्टर द अपडेट देयर वाज 4 ms, सेइंग दैट व्हेन दे विल रन दे विल गेट दिस टाइम क्वांटम. लेकिन would they run at any periodic interval? No. उनकी कोई periodicity डिफाइन नहीं की गई so that अगर CPU के लिए contentions बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो then there may be some background applications that will not run at all because CPU के पास कोई time slot open ही नहीं है कि वो उन background applications को assign कर सके. लेकिन जब हम मेमोरी की बात जब हम बैटरी की बात करते हैं तो द थिंग इज टोटली डिफरेंट. वो किस तरीके से डिफरेंट हो जाती है दैट व्हेन यू हैव आउट ऑफ मेमोरी यू कैन फ्री अप सम स्पेस. व्हेन यू आर आउट ऑफ सीपीयू देन यू कैन ऑलवेज किल सम प्रोसेसेस टू मेक श्योर दैट यू हैव सम सीपीयू टाइम अवेलेबल. लेकिन जब आपके पास बैटरी पावर नहीं अवेलेबल होगी तो देन व्हाट विल यू डू? यू कांट से कि अच्छा मैं कुछ प्रोसेसेस को किल कर देता हूँ तो अब मेरे पास और बैटरी पावर आ जाएगी.
Yes, you will consume battery at lesser speed now, but still your battery is being consumed. So battery को consume या battery, for consuming battery or for writing programs, you have to be very extra careful so that you are not taking up much of your battery power. उसके लिए Windows Phone 7 में there are some power budgets assigned that okay, for these devices this much of the power is allocated. For example, CPU can go from anywhere from 400 megawatts to 1000 megawatts. CPU is your prime resource in your phone, and that is allowed much of the battery power. लेकिन जब हम ये डिस्कस करते हैं कि जी मच ऑफ द CPU is a prime resource and it is allowed much of the battery power, please keep in mind that all these budgets are for foreground applications. वो applications जो कि front पे run कर रही हैं. जब आप background में चले जाते हैं तो things becomes different. तो जब आप foreground में run कर रहे हैं तो life is good. You are assigned every resource. You are assigned as much of CPU that you would require. You are assigned as much memory as you require. You are every resource is at your disposal. लेकिन जब आप background में जाते हैं तो things would be different. और हम background applications की बात करेंगे कि how the scenario becomes when you goes in the background. लेकिन the resources that goes inside Windows Phone 7, they are by default, some of them are very heavyweight resources in terms of power consumption. For example, CPU जो है वो 400 से 1000 megawatt तक consume कर सकता है depending upon वो कितनी applications run कर रहा है. One of the other expensive resource in your Windows Phone 7 hardware is your graphics. Graphics जो है, graphics hardware जो है, that consume around 750 megawatt. फिर बात आ जाती है हमारे रेडियो की, द लिंक और GPRS, हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने टावर्स के साथ. देन कम्स द वाईफाई. वाईफाई इज टेकिंग अबाउट 600 megawatt of your power. So all these resources, when you use them, they consume certain amount of power. आपका डिस्प्ले जो है इनिशियली अगर वो बिल्कुल ही डिम है तो it will be probably taking 150 megawatt. बट एट द टाइम अगर आप उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करते जाएं तो इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ it will start draining more of battery. When you write application, yes, you want your application to be appeared very bright and very shiny, and you want to get all the possible data from internet and from Wi-Fi using GPRS or using Wi-Fi. Lekin when doing all this, you have to make sure that you are not putting additional strain on your hardware. Additional strain on hardware will ultimately translate into additional strain on your battery power. And if you don't consume these things tactfully, you will soon find yourself at a stage where you have consumed all of your battery power. And that will create a bad user experience, because user will say, okay, this is an application. When I turn it on, yes, it's very good. It gives me a very bright display. It has very cool animations. And animations are running at super fast speed. I don't experience any delay. And then it is harvesting data out of from the web using both GPRS and Wi-Fi, so that it makes sure that streams are running parallel. कुछ डाटा जो है वो वाईफाई के थ्रू आता है, कुछ डाटा GPRS के थ्रू आता है, and so both combined together gets me a very good user experience in that sense that I don't experience any delay. लेकिन on the other hand, when I run this application, within an hour my battery get depleted. वो क्यों? Because I am running so many processes that I am using much of CPU. I am running cool animations. That means I am using hardware, graphics hardware. I am using GPS. I am GPRS, that is, I am using radio and I am getting all the data from GPRS. And then I am using Wi-Fi.
So all these applications combined together, or all these processes combined together, put a strain on the battery, and it get depleted very soon. So when I am writing an application, I'll have to keep in mind that I will use resources very efficiently. अगर मेरे पास Wi-Fi available है तो I should try not to use GPRS. अगर मेरी एप्लीकेशन 60 फ्रेम पर सेकंड पे ठीक चलती है तो I shouldn't go for extra 10 frames per second और उसको 70 frames per second पे चलाने की कोशिश ना करूं, because then that will put a strain on CPU or graphics hardware. So these are the things that the developer has to keep in mind to create a great user experience. So these are the few things that contributes towards creating a great user experience. That is your memory management, that is your CPU management, and that is your power management. All three combined together make sure that this tagline, that is the design goal of Windows Phone 7, that user should never regret installing an application, would come to reality. और ये वो चीजें जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा when you will write an application for Windows Phone 7. जब you have taken care of all these things, the next thing we will be, एक obvious सा question आ जाता है, हमने कहा कि जी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को हम टाइम क्वांटम भी कम देंगे, उनकी पीरियोडिसिटी भी कम होगी, एंड उनके लिए हम पावर बजट भी जो है वो कम एलोकेट करेंगे. आपके जहन में एक बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि दिस विल मेक दिस प्लेटफॉर्म वेरी इनकंसिस्टेंट विद अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में तो बैकग्राउंड applications allow हैं और they work on some periodicity, you are allowed to do so many things in background. तो what about Windows Phone 7? क्या Windows Phone 7 में background functionality is so very restricted? क्या Windows Phone 7 में हम background applications लिख ही नहीं सकते? क्या Windows Phone 7 के प्लेटफॉर्म में background applications जो हैं वो उनके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता? These are the questions that we will try to tackle in our next episode or in our next module, and see how background applications perform in Windows Phone 7. We will see how we will write background applications. क्या background applications Windows Phone 7 में लिखना मुमकिन भी है या नहीं? We will see answer to all those questions in our next lecture. Till then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.